जानिब से आरडी चौक पर एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसके पेश नज़र इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था। मुतअद्दिद काफिले अभी तक डी चौक नहीं पहुंचे, लेकिन पीटीआई के जो मुख्तलिफ कारकुन हैं और बानी पीटीआई की बहनों समेत जो है गिरफ्तारियों की भी इतलात मौसूल हुई हैं। दूसरी जानब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब ने निकलने से पहले कहा था कि डी चौक हमारी मंजिल है, हम हर सुलट डी चौक पहुंचेंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि आरडी चौक पर एहतजाज करेंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि अभी आप ना करें, इसको मौखर कर दिया जाए। अभी हम देख रहे हैं गिरफ्तारियों की भी इतलात है, क्या सूरत हाल कशीदा होती जा रही है? अभी तो कशीदा है सूरत हाल बहुत ज़्यादा। और इस्लामाबाद में मेरा ख्याल आज 248 जो आइन का आर्टिकल है 245, उसके तहत फ़ौज भी कंट्रोल संभाल लेगी सिक्योरिटी का। और पस मंज़र में जो है वो बातचीत हो रही है मुख्तलिफ़ हवालों से, और यकीनन इस्लामाबाद के अंदर इंतशार और सिक्योरिटी की तो सूरत हाल बड़ी उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही और भी बहुत कुछ हो रहा है पस मंज़र में। ये तरामीम शायद ना आएँ, शायद मुखर हो जाएँ, ये भी बात चल रही है। हसनात मलिक साहब ने जो आज ख़बर दी है एक्सप्रेस में, उस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। शायद एक बात ये भी कही जा रही है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो शायद ख़ुद तैयार नहीं हैं, या वो तैयार हैं शायद ख़ुद इस आइनी अदालत के ऊपर जो है उसके चीफ जस्टिस बनने के लिए। और तरामीम जो हैं कुछ जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से हैं वो शायद वापस ले ली जाएँ। शायद वो जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही थी कि ये सारे मामला तरामीम को आगे कर दिया जाए, बिलावल साहब ने कहा था कि नहीं। तो इसमें अब एक दरमियान में सेफ़, यानी आप समझें कि एग्ज़िट सबको दिया है, और वो जो है यानी जो हमारी इस वक्त जो ये अरेंजमेंट है उसको, और वो दिया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कि 7 तारीख को, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो गज़ा के हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई जाए। तो तरामीम से हट के अब ज़रा इस तरफ तवज्जो ज़्यादा चली गई है। तो मेरे ख़्याल से इसके अलावा भी जो मुज़ाकरात होंगे, अगर वो यहाँ आते हैं अली मीन गंडापुर साहब, तो ज़ाहिर है उनके कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं। ये अगर बात सामने आ जाती है उनके कि तरामीम बाद में होती हैं, और मतलब कोई दरमियानी रास्ता मैं उम्मीद करता हूँ कि निकल आएगा। उसके बाद कोई मतलब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी यही मशवरा दिया था, फिर मौलाना साहब ने भी यही दिया था कि ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये अभी SCO समिट आ रही है, बाकी और इश्यूज़ हैं, और अफरा तफरी इंतशार, ये तो सारा तो लिख, तो ये मामला सारे शायद तरामीम वगैरह के कुछ डिले हो जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर बहस हो, खूब बहस हो इस पर, जो माहिरीन कानून हैं और जो वकला हैं और बार एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं, और अवाम भी तो स्टेक होल्डर हैं, उनको भी तो पता चले कि भाई ये उनके लिए कोई अदालती इस्लाहत हो रही हैं। तो इस तरह का कोई रास्ता अगर निकलता है तो मेरा ख्याल बहुत मुनासिब होगा, वरना तो फिर टकराव तो हम वाहिद चीज़ है जो इस वक्त मैं बार बार कहता हूँ कि इंतशार और ये खुलफिशार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस वक्त। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं, उन्होंने जयशंकर जी ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और खुशामदीद, हम बतौर पाकिस्तानी उनको खुशामदीद कहते हैं, और बड़ा अच्छा उनका फ़ैसला है। इससे मेरा ख़्याल से 2015 में सुषमा स्वराज आई थी पाकिस्तान, और वो जो हैं वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई इवेंट था, उसमें वो आई थी। वो भी बड़ी दबंग किस्म की पॉलिटिशियन थी। 2020-21 में वो वफ़ात पा गई। तो वो जो है वो वज़ीर आला भी रहीं, बहुत उनका एक एक्टिव रोल रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो वज़ीर अमूर ख़ारजा भी रहीं फिर उसके बाद, और काफ़ी, तो ये 15 साल के बाद जो है जयशंकर जी जो है मेरे ख्याल से पहली दफ़ा आ रहे हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज जी आई थी 2015 में, 2014 में तो हुकूमत आई थी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ये बहुत अच्छा है कि ये आ रहे हैं, और बहुत अच्छा है। और दूसरा एक अच्छा जो इनकी तरफ से जयशंकर जी जो है इनकी तरफ से, मैं इनका वैसे अच्छा खासा फ़ैन हमेशा रहा हूँ। कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन वैसे जो है हालात भी तो बड़े अजीबो गरीब हैं पूरी दुनिया के, और उसमें इंडिया जो है उसमें ज़ाहिर है कि वो
मसले हैं इनके, लेकिन ये है कि ये श्रीलंका भी गए हैं, वहाँ के जो नई हुकूमत वहाँ पे आई है उनसे भी मुलाकात की, उनके सदर से। और ये सार्क देखें, आप अपने दूर दराज इधर उधर से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगर आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से ठीक होंगे और अपने ख़त्ते में ठीक होंगे तो आप सरवाइव करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप सबसे लड़ाई करके ना एक ही वक्त में, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान और वो जनाब म्यांमार और इधर उधर और मालदीव और सबसे कर आके, और आप ये सोचेंगे कि वो जनाब उधर से अमेरिका बहादुर आके आपको बचाएगा किसी लड़ाई की सूरत में और हम सबसे लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। और कोई मुल्क, छोटा बड़ा मुल्क, अगर छोटे बड़े अपने रकबे के लिहाज से हो रहे होते तो दुनिया इस वक्त किसी और रुख पे होती। तो एक बराबरी के ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात, सार्क को दोबारा बनना चाहिए, अच्छा है, मामला तय होने चाहिए। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छी प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद उनको। और इसमें जो है वो तो एससीओ की समिट बड़ी इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गई है। यहाँ पे चाइना आ रहा है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे एससीओ के तो बहुत मुल्क हैं ना। एससीओ के लिए तो लाइन लगी हुई है कि मुल्क जो है सारा सेंट्रल एशिया भी है तो बाकी भी मुल्क, तो एससीओ की समिट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये है कि लेकिन इस दौरान जो सारी तवज्जो है वो है इस वक्त मगरबी एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता कह लें उसको, या आप उसको फैलाते चले जाएं, ठीक है। तो वहाँ पर जो हालात जन्म ले रहे हैं वहाँ पे अब मगरबी एशिया यूँ नहीं कह सकते क्योंकि ईरान है बीच में, तो ईरान पता नहीं मगरबी एशिया में आता है कि मशरिक़ वस्ता में, बहरहाल जो भी है, जो जहाँ पर है, जो जिस तरह से भी उसको। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आज जो है वो नमाज जुमा के खुतबा उन्होंने दिया, और काफ़ी तवील अरसे के बाद, 4-5 साल के बाद उन्होंने जो है ये इस तरह से खुतबा उन्होंने दिया। और उसमें उससे पहले जो है वो कुरान शरीफ की तलावत हुई, पढ़ा गया कुरान शरीफ। बहुत लोग वहाँ पे ईरान में, तेहरान में, उन्होंने जो है वो जो शोहदा सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी जो हैं इस इसराइल के मद्दे मुकाबिल जो लड़ते हुए शहीद हुए। और फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने बिल्कुल ओपन एयर, एक था ना कि वो चले गए हैं, वो डर रहे हैं, ये वो था। और जब वो उससे पहले ईरान के सदर और उनके स्पीकर पार्लियामेंट और उनके जो पासदारान के जनरल्स और सारे लोग उसमें खुले आसमान तले जो हैं वो सब नज़र आए बैठे हुए। और उसमें जो है उन्होंने मैसेज ये दिया, 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है वो तमाम मुसलमानों को जो है वो इकट्ठे होके इसको इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, और लिबनान के ख़िलाफ़, और मकबूजा फ़लस्तीन का नाम अब इस्तेमाल हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी की थी कि अब इसराइल का नाम वो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 7 अक्टूबर को, अब 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है। 1 साल से गज़ा में इसराइल जो है वो हमास के याहिया सिनवर को 1 साल कुछ 45-50 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद करने के बावजूद हमास की क़यादत ख़त्म नहीं हुई। लिबनान को तो भूल जाएं। तो उन्होंने कहा कि एक तो 7 अक्टूबर बिल्कुल ठीक था, और दूसरा ये कि जो हमने किया वो भी बिल्कुल ठीक था, जो ईरान ने किया वो भी ठीक था, और जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया तो वो भी बिल्कुल ठीक था। और उसके साथ उन्होंने ये बात की कि मतलब ईरान जो है वो तमाम, उन्होंने मुसलमानों से और दुनिया से सबसे कहा कि भाई ये जो है इसमें आप शरीक हो। अरब ममालिक और मुसलमान जो सियोनी रियासत, वो जो ईरान का एक ख़ास मौक़िफ़ है। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि इसी दौरान जब वो ये खुतबा उनका हो रहा था नमाज जुमा के बाद, अच्छा पूरे तेहरान में
जनरल कासिम सुलेमानी और सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी जो अभी हालिया दिनों में इनके रहनुमा शहीद हुए हैं, उनके जो है वो परचम और तस्वीर और बैनर्स लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान जो है वो इंतहाई अहम बात ये हुई कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, अब आप ये हालात जो हैं जिसमें शदीद पिछले 24 घंटों में अब तक की बदतरीन बमबारी की है नेतन्याहू ने, इसराइल ने लेबनान पे, और ख़ास तौर पे दहिया का इलाका तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। वो बैरूत के रफ़ीक अल हरैरी एयरपोर्ट पे उनका जहाज़ लैंड कर गया, किसका? ईरान के वज़ीर ख़ारजा का। इन हालात में लेबनान ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बैरी, उन दोनों से उनकी मुलाकात हुई, और यकीनन और मुलाकातें भी होंगी। अच्छा, अब इसके बारे में कि जहाज़ कौन सा था, ईरान का था, किसका था, इसको छोड़ दें जी। बस मैं यहीं पर कि वो किस जहाज़ में उन्होंने फ़्लाई किया, और लिखा तो ईरान का ही था जो नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल उसकी सिक्योरिटी कैसे हो रही थी और किस तरह से वो आगे गया। अच्छा, इसमें जो है वो तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है उसमें ये है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह को गुज़रे 24 घंटों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह को जो है किसी ऐसी जगह पे जिसका ऐलान नहीं हुआ, और कहा यह गया है कि वो एक आर्जी जगह है जहाँ पे उनकी तदफीन हुई है। अच्छा, और मतलब ज़ाहिर है कि गुस्ल दे के और जो भी हैं सारी रसूमात, आखिरी रसूमात उनकी। लेकिन जो टेलीग्राम मैसेजेस चल रहे हैं, चूँकि ये कहीं इतनी ही बात हुई है कि वो उनकी तदफीन हो गई है। अच्छा, अब्बास मूसवी जो इनसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे हिज़्बुल्लाह के, उनको जब निशाना बनाया गया था 1992 में, जिनकी जगह फिर इन्होंने संभाली, 1982 में बनी थी ना हिज़्बुल्लाह, तो 1992 तक तो वही रहते। उसके बाद 10 साल को छोड़ के उसके बाद से यही हैं सैयद हसन नसरुल्लाह। तो उनको जब निशाना बनाया गया था, उनकी अहलिया और उनका बेटा साथ था, तो वो बका वैली में ही, वादी बका में ही जो है जनूबी लेबनान में उनकी वहीं पे तदफीन हुई थी। और वहाँ पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे उनके जो आखिरी आराम गाह है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग कुछ अर्से पहले तक जा रहे थे। अब जंग है तो मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं वहाँ पे। वो बिल्कुल बॉर्डर से थोड़ा सा आगे जनूबी लेबनान में, इसराइल की सरहद उससे कुछ दूर। लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक बात जिनमें से मुख्तलिफ़ बातें हैं, लेबनान की भी बात हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो बात कही जा रही है इस वक्त ये बात की जा रही है कि उनकी करबला में जो है वो, अच्छा, हिज़्बुल्लाह के लोग चूँकि यहाँ पर भी हैं, इराक़ में भी हैं, उधर भी हैं, तो वो जो है वो ये एक बात है कि खामोशी से उनकी तदफीन हुई। लेकिन बाद में जो है इसका प्रॉपर एक ऐलान होगा। ये भी हो सकता है कि लेबनान में हो तदफीन उनकी हुई हो, लेकिन काफ़ी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि करबला में। अच्छा, अब ये 2-3 वाक़यात, एक तो ये कि आयतुल्लाह ख़ामेनी का आना और आके खुले आसमान के नीचे ये पूरा खुतबा और उनकी बात। दूसरा ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का इन हालात में शदीद, जब मिज़ाइलों से फ़ज़ाएँ जो हैं वो, आपको पता है ये यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी तो एक मलेशिया का जहाज़ गिर गया था 2014 में। ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है, ये फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मलेशिया का जहाज़ गिर गया था, एक रशिया का गिर गया था सीरियन वॉर में, तो ये जो है एक ईरान का जहाज़ गिर गया था। ये जब 80-90 की दहाई में अमेरिका के एक मिसाइल लग गया था या क्या, तो ईरान ने बहरहाल, अमेरिका ने फिर उसको पेमेंट वगैरह की थी। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पहुँचे और उनके साथ जो है वो 10 टन
इमदादी सामान ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से हिलाल अमर के सरबराह और 2 शूरा के रुकन, ये ईरान से लेबनान इन्होंने फ्लाई किया। किस जहाज़ में किया, क्या प्रोटेक्शन थी, कैसे था, बस कि इन्होंने ये वहाँ पहुँचे। और इन्होंने, जो मैंने कहा ना कि ईरान में लेबनान के साथ इन्होंने बात की है और ये मुकम्मल तौर पे कहा है कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, ईरान साथ खड़ा है लेबनान के हर किस्म के जो भी सूरत हाल पैदा होती है उसमें। तो जिसे कहते हैं ना कि वो पहला वो एक उन्होंने रोल कर दिया। अब आ रही है सारे मुल्कों की कि वो लेबनान जाके वहाँ पे, गज़ा तो नहीं है ना कि जो चारों तरफ से इसराइल ने घेरा हुआ है। हमारे अकाबरीन भी मेरे ख्याल है थोड़ी सी अपनी ये जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसको छोड़ के अगर लेबनान कम से कम यहाँ से हिलाले, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी और मौलाना साहब और बाकी शख्सियात से गुजारिश कर सकते हैं कि वो यहाँ से इमदादी सामान फौरी तौर पे भेजें। वहाँ पे जो शहरी हैं, रफ़ीक अल हरैरी एयरपोर्ट पे यूनाइटेड नेशंस के जो इमदादी जहाज़ हैं वो भी उतरना शुरू हो गए और अरब ममालिक और बाकी यूरोप के भी किसी वक्त भी शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ से हमारे तरफ से भी यकीनन जाएगा ये, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट्स वगैरह क्लियर नहीं थी, यकीनन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तवज्जो इस तरफ दें, ये जो सूरत हाल है इधर तवज्जो दें। तो क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत बेचैन हैं ये फ़लस्तीनियों के लिए। तो अब लेकिन ये कि वो अलग था कि जी इजिप्ट पे गज़ा का बॉर्डर बंद है और ये सारा, ये तो लेबनान है ना, तो लेबनान मतलब अब मेरे ख्याल से मेरी बात के बाद या खुद ही शायद पहले से तैयारी हो रही हो, कल तक हमारे सामने क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ से इमदादी सामान ज़रूर जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है वो 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि वो इन्होंने फिर जो बमबारी की है कल रात को, इन्होंने कहा कि वो जो हिज़्बुल्लाह की नई क़यादत है, जो हाशिम सफ़ीउद्दीन जो है, उनको हमने निशाना बनाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से वो वहाँ थे ही नहीं। इन्होंने पता नहीं कितने लोग और मार दिए वहाँ पे इसराइल ने। और अब जो है वो 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी ऑब्वियस हो गई। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, आज है 4 तारीख, आज 4 है गालिबन, तो आज से ठीक 1 महीने के बाद अमेरिका का इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त जब अगले महीने ज़िंदगी रही तो अमेरिका का इलेक्शन आज से ठीक 1 माह के बाद है। 1 माह, और इस 1 माह के अंदर जो है वो यूक्रेन, ये मशरिक़ वस्ता के अंदर क्या हालात पैदा होते हैं क्या नहीं होते, तो ये 1 माह के अंदर अमेरिका का इलेक्शन है। और उस पर जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन चूँकि खेल से आउट हो गए, अब या कैमला हैरिस होंगी या ट्रंप होंगे, तो वो अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा पहले कि न्यूक्लियर पे किसी सूरत ईरान हमला नहीं करेगा, सॉरी इसराइल हमला नहीं करेगा ईरान के न्यूक्लियर पे। अच्छा, अब नेतन्याहू ठुस, क्योंकि वो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे इसराइल खुद तो अटैक नहीं कर सकता। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने दूसरी बात की कि जी ईरान की जो ऑयल और गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे हो सकता है इसराइल हिट कर दे। तो आज ईरान की तरफ से कहा गया कि फिर इसराइल का भी जो गैस और ऑयल का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं बचेगा। लेकिन बात इससे कुछ ज़्यादा हुई है पस मंज़र में। देखें, लेबनान और इसराइल और 1-2 और मुल्कों को छोड़ के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पास तेल है लेकिन तारीख़ नहीं है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पास तारीख़ है लेकिन तेल नहीं है। तो ये इस पूरे ख़त्ते की मैं बहरहाल, और 1-2 एक्सेप्शन हैं, बाकी ऐसे ही है, ठीक है। कुछ गड़बड़ घोटाला ही है हिस्ट्री है तो ऑयल नहीं है, ऑयल है तो हिस्ट्री, मतलब है कि हिस्ट्री नहीं है, मतलब अजीब सा है कुछ सिलसिला। बहरहाल अब लेकिन इसमें अब लेबनान और अच्छा इसराइल में भी नहीं है ना ऑयल। तो वो ये गोल्डा मेयर ने एक दफ़ा बड़ी अजीब सी बात की थी कि इतने सालों के बाद खुदावंद ने हमारी कौम को, बनी इसराइल को वापस ये अर्ज़ मुक़द्दस में लाके, मतलब वापस भी लाए तो ऐसी जगह पे जहाँ तेल नहीं है।
मतलब इसराइल के उनका पाइपलाइनें आती है ना इधर से उधर, जो गजा के ऊपर तेल के ऊपर खूंटा डाला हुआ है। तो मसला ये है कि वो उनके पास तो ऑयल नहीं है, पानी जो है उनका सारा वो आता है टर्की से, ठीक है। तो वो उधर से पाइप बंद कर दे, उधर से बंद कर दे, तो इसराइल तो फिर वही 40 साल वाला फेरा। अब मसला ये है कि वो इसमें अब तो वो, लेकिन बात जो हुई ना, असल जो मैसेज गया वो ये था, वो ये था कि फिर यहां से फिर किसी का भी तेल कहीं नहीं जाएगा, इस खित्ते से फिर किसी का तेल कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि किसी का कहीं भी नहीं जाएगा। बस इधर ही मैं रुकता हूं। अच्छा, अब जो है वो, तो ईरान जो है वो, उसका सबसे ज़्यादा ऑयल तो चाइना जा रहा है, सबसे बड़ा जो बायर है ईरानी ऑयल का वो चाइना है। कुछ अर्से पहले तक जो है वो, अच्छा जो ये शत्तुल ये है स्टेट ऑफ हुर्मुज़, तो यहाँ से तो सारे जहाज़ निकलते हैं ना, सऊदी अरेबिया का भी, कतर, कुवैत, यूएई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ हुर्मुज़। और ये सारे, उन्होंने कहा ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से ऑयल हमारा नहीं जाएगा तो किसी का भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। अच्छा, चाइना सबसे ज़्यादा जाता है, 10% दुनिया की गैस उनके पास है, उनके ऑयल भी उनके पास जो है, मशरक़ी व्यवस्था को कोई 24% ऑयल तो ईरान के पास है। तो अच्छा, फिर ये ओपेक प्लस का मेंबर है, ओपेक प्लस का मेंबर भी है, यानी ईरान, सऊदी अरेबिया, सारे ये मुल्क जो हैं, इनका एक अलग ब्लॉक है जो ओपेक प्लस है, और जिसमें ऑयल की प्राइस कैसे रखनी है, कहाँ, मतलब इनकी कोऑर्डिनेशन अब अपनी दुनिया है, ओपेक प्लस मुल्कों की ना एक अपनी दुनिया है कि कहाँ पे ऑयल कैसे चलाना है। तो बाइडेन साहब ने कल कह के कि जी वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि फिर सारे ही, मतलब सभी तेल बंद कर देंगे, फिर एक मुल्क का थोड़ी होगा, एक मुल्क थोड़ी निशाना बनेगा। तो ईरान की तरफ से भी सख्त मैसेज गया, अब वो ठुस हो गया मामला। और इसी दौरान जो है वो एक अटैक जो है वो हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटों में 100 ईरान के इसराइल के मीडिया के मुताबिक 100 से ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट दोबारा इसराइल पे फायर किए हिजबुल्लाह ने लेबनान से। और ये अगर उन्होंने ये 100 के लगभग, अगर वो इन हालात में भी वो मिसाइल गिरा रहे हैं, तो फिर तो हम इस पे क्या बात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, एक उनका मिसाइल जो है वो गिरा है, ये 25वीं सैटेलाइट जो इन्फॉर्म्ड सोर्सेज, अभी ये चूँकि मेहर न्यूज़ एजेंसी ईरान की है, तो हैफा ऑयल रिफाइनरी पे दोबारा अटैक हुआ है, और ये इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ने कहा। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल भी कह रहा है कि 26वीं की 10 रॉकेट लेबनान से हैफा पे गिरे, कुछ इंटरसेप्ट हो गए, कुछ जो है वो ओपन एरियाज में गिरे, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात ज़रा मैं यहाँ पे आपको एक बात ज़रा यहाँ पे बताता चलूँ, अगर वो हम जो बेसिस हैं, इनकी बेसिस का नक्शा हम देख सकें। ये जो हैफा है, हैफा में क्या है जी? हैफा में क्या है, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, हैफा में आखिर ऐसा क्या है कि हैफा की इंपॉर्टेंस हो गई और हैफा पे अटैक हो रहा है बार बार। देखिए, हैफा जो है ना, वो एक तो ये वही शहर है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भाई फ़िरके का जो है सबसे ज़्यादा मुक़द्दस शहर है, और फिर ये जो है ये बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। अगर आप जाएं बैरूत से गज़ा के दरमियान में, ये लेबनान के दरमियान में आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है अब जो अटैक हुआ है, यहाँ पर एक एयरबेस है। असल बात है कि हैफा पे एक एयरबेस है, हैफा से थोड़ी सी दूर। उस एयरबेस का नाम है रमाद डेविड एयरबेस, रमाद डेविड एयरबेस, ठीक है। ये वो हैफा बिल्कुल इस मैप के एक कोने पे हम देखें, येलो में हमें हैफा लिखा नज़र आ रहा है, तो ये उससे थोड़ा सा अंदर है। ये रमाद डेविड एयरबेस जो है, अगर यहाँ रोकेंगे मैप को तो हैफा लिखा नज़र आ रहा है ना आपको, वो बिल्कुल येलो एक लेफ्ट पे वो हैफा लिखा हुआ है।
येलो जो मैप है उस पर हैफा लिखा हुआ है। तो ये रमत देवेद एयरबेस है। अब रमत देवेद एयरबेस को क्यों हिट कर रहे हो भाई? यहाँ पे क्या है? मतलब पहले तो उस एयरबेस को निशाना बनाया जहाँ पे F-35 तैयारे खड़े होते थे, फिर और उस एयरबेस को निशाना बनाया जहाँ पर जो है वो शिनबेत का हेडक्वार्टर था, फिर उस एयरबेस को निशाना बनाया जहाँ पे मोसाद का हेडक्वार्टर था। अब हैफा में क्या है? हैफा में जो है वो राफेल इंडस्ट्री है इस एयरबेस पे, और ये वो जगह है जहाँ पे आयरन डोम और एरोज और डेविड स्लिंग सिस्टम तैयार होता है। तो उन जगहों को अभी कह रहे हैं मिसाइल गिर गए, नो वन हर्ट, वो उन्होंने तो वो हिट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी अब देखें ना, F-35 ये अमेरिका के लिए बड़ी शॉकिंग बात है कि, और एक तरह से उनके लिए ये भी है कि भाई आपका तो सेफ ही नहीं है, हम आपको जहाज़ दें और कल को जहाज़ सारे जो हैं उड़ जाएं। और ये मतलब अगर हैफा को, मैंने आपसे कहा ना हैफा नहीं है एग्जैक्टली, ये हैफा के पास जो एयरबेस है उसको हिट कर रहे हैं वो हिजबुल्लाह, उसको, वो तो बिल्कुल ही आप समझें कि वो तो पटाखा चलाया वो तो गिरता है आके, और वहाँ ये आयरन डोम तैयार होते हैं। यानी एक F-35, एक वो एयरबेस हिट हुई, एक शिनबेत, एक तलवी में मोसाद, और एक हैफा जहाँ पे राफेल की जो पूरी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और जहाँ पे ये सारा आयरन डोम और डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल और ये सारे। अब इनको और 100-200 यानी एक वक्त में कितना ज़्यादा जो डिफेंस सिस्टम है वो काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा वक्फा, आप वक्फा लें, फिर उसके बाद ज़रा बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। जी, उसको ऑयल रिफाइनरी पर भी रोक दी है, उसको न्यूक्लियर पे भी रोक दी है, तो वो क्या करेगा नेतन्याहू? जी, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या जंग रुक जाएगी और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी कशीदगी हो रही है? देखिए, यहाँ तसादुम बढ़ रहा है, और एक तो मैंने वो बात की थी कि शायद मुज़ाकरात हों, और ये हमारी जो सियासी क़यादत है इस अरेंजमेंट में मौजूद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, इनके दरमियान आपस में मुज़ाकरात हों। और उसमें मेरा ख्याल है कि वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मशवरा था और दुरानी साहब की जो बात थी कि इसको थोड़े दिन इसको आगे करके और इसके ऊपर एक बहस और मुबाहिसा होना चाहिए, ये तरामीम क्या हैं, तो उसके ऊपर अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो फिर वो मामला। लेकिन उसके लिए जाहिर सी बात है कि अब अगर गवर्नर KP जो हैं कोंडी साहब, उनसे मुलाकात भी हो रही है और वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है तो फिर वो तो डिस्टेबलाइज हो जाएगा पूरा एक जो सियासी ढांचा पहले ही डिस्टेबलाइज है, और क्या उससे मसाइल हल हो जाएंगे, इस्तेकाम आ जाएगा, ये एक सवाल या निशान है। तो कोई जान नहीं जानी चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बस हमारी दुआ है कि सारी बातें। और ये जो जंग है ना, ये जंग देखें, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो यमन पे अटैक किया दोबारा अमेरिका ने और ब्रिटिश, ये जो हुतीज़ ने, क्योंकि शिपिंग लेन्स बंद हैं सारी, ये शिपिंग लेन्स बंद हैं, और ये इसका शिपिंग लेन्स के बंद होने का पूरी दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है पर डे कॉस्ट कि अब उसको कैसे किया जाए। और वो एक पूरा खित्ता है जिस खित्ते के अंदर एक, और ये हमारे बिल्कुल सर पे, कोई हम दूर कोई मेडिटेरियन सी की बात भी नहीं कर रहे, मेडिटेरियन में वैसे भी कुछ होता है तो पाकिस्तान पे असर पड़ता है, ठीक है ना, तो और पूरी दुनिया पे असर पड़ता है। तो ये है कि अब वहाँ पर हुतीज़ जो हैं उनके ऊपर अब शुरू हुआ सा, और साथ ही जो है एक इतला ये आई कि जी वो एक सीरिया में मैं बात कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ, बहुत बड़ी रशियन प्रेजेंस है। उस रशियन प्रेजेंस को सीरिया में अंडर एस्टिमेट ना करें। जो लोग ज़ाहिर है कि जो हमारे आर्म फोर्सेज या स्ट्रेटजिक उसके वाकिफ़ हैं या जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उनको अंदाज़ा है इस बात का, रशिया की प्रॉपर बेसिस हैं वहाँ पे। अब वो रशिया की जो एक एयरबेस है उसके करीब एक इसराइल, अच्छा वो इंतज़ार हो रहा है ना कि कुछ हो तो रशिया आए बीच में, तो वो उसकी एक एयरबेस जो है खमीनी मेम एयरबेस, उसके करीब एक इसराइल का मिसाइल जाके गिर गया। और साथ ही जो लेबनान से जो सीरिया जो हाईवे है उसके ऊपर भी इसराइल ने बॉम्बिंग कर दी।
उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर पहले इराक से एक रॉकेट आया है और उस रॉकेट ने आके, जो खबरें हैं वो ये हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन इराक से, अब मैं बात लिबनान की नहीं कर रहा, ना मैं हुतीस की, इराक से गोलान पहाड़ी, और मैं हमेशा ही बात करता हूँ गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर रशियंस भी मौजूद हैं, उस पर हिजबुल्लाह भी मौजूद, वहाँ से रॉकेट फायर हुए हैं और उसके नतीजे में इजरायली फौजी जो है मारे गए। ये गोलान की पहाड़ियाँ, अब मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा लेबनान बॉर्डर की, और वो दो का उन्होंने अभी माना है कि 2 लोग जो हैं वो हमारे मारे गए हैं गोलान की पहाड़ियों से। अच्छा, अब इशू ये है कि ये बहुत बड़ी प्रेजेंस है रशिया की, और ये जो बात है ना कि देखें जो ऑयल के इश्यूज हैं ये इंटरलिंक्ड हैं सारे, जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कहीं सऊदी अरेबिया है, कहीं रशिया है, कहीं जो है वो यूरोप को पाइपलाइन जा रही हैं, मतलब ये कोई नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन नहीं है कि जिसको उड़ा दिया जाएगा जो है वो कैस्पियन के अंदर, और नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरी गैस, ये देखें ना हमारी भी तो गैस पाइपलाइन ईरान के साथ बात चल रही है, तो ये बहुत एक अजीब सा है कि यहाँ पर इतनी ये, और यमन भी दूर नहीं है, तो ये सारा इस खत्ते में हो रहा है। अच्छा, अब इसमें यकीनन मेरा ख्याल है कि अब जो बड़ा स्टेप जिसने लेना है वो सऊदी अरब लेगा, और क्योंकि सऊदी अरब इसमें जो ये 2 रियासती हल का इशू है, इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, अभी आज बात भी हुई है सऊदी अरेबिया की फॉरेन मिनिस्टर की इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर से, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे वो लगा, इशू ये है कि जो तामीर कौन करेगा, जो लेबनान का सत्यानाश हुआ है, लेबनान एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो मैंने कहा ना कि यहाँ से हमारे लोग ही थोड़ा सा इधर से ये अफरा तफरी ख़त्म हो तो तरह देखें तो सही, दुनिया में हालात बड़े अजीब हैं इस वक्त तो ये बात करते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ पे जनाब वो पुलिस पथराव मुजाहिरीन और वो, लेकिन वो हुकूमत ये आके बात तो करें ना, जब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे। आप मुझे देखें ना, हाफिज़ नईम जो है वो फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी है ना, अभी वो मुजाहरे भी कर रहे थे, अभी वो मुलाकात भी उन्होंने की है, उन्होंने कहा गज़ा के ऊपर बात, तो एक कोई फ्लेक्सिबल पर्सन, मौलाना साहब आ जाए दरमियान में, बाकी अकाबरीन आए, अचकज़ई साहब आए, बाकी लोग बैठ के उसको पॉलिटिकल मामले को पॉलिटिकली हल करें। जो आपके सिक्योरिटी के अदारे हैं, पुलिस हो या आपकी जो अफवाज के लोग हों, वो ऑलरेडी बहुत कुछ है, कहीं एक बॉर्डर, दूसरा इंटरनल थ्रेट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये पूरी दुनिया एक अजीब, एक कहते हैं ना वो आतिश फिशा के दाने पे खड़ी हुई है, तो कहाँ कहीं ये तो हो नहीं रहा जो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है, तो इसको बखूब। अच्छा, फिर ये मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि उन्होंने वहाँ पे फायर किया, एक फायर क्या किया, एक मिसाइल गिर गया पास जाके, उसको खूब उन्होंने जनाब वहाँ पे उसकी एक कहानी उन्होंने डाली, ये जनाब एक मिसाइल गिर गया और ये हो गया और वो हो गया, उसका हर चीज़ जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि वो उसका एक फ़ौरन रिएक्शन आता है और वो बड़ा अजीब व गरीब सा आता है। अच्छा, उसके बाद वो वुल्लादैर का इलाका चला गया है, यूक्रेन का बहुत बड़ा इलाका, अगर आज के मैप्स देखें तो बहुत बड़ा इलाका जो है यूक्रेन का। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि ये अब कई ख़बरों में ज़ेलेंस्की अब क्या करेंगे, मुझे पता है 1 महीने के बाद जो इलेक्शन होना है, तो ये जो है ये कल तक का मैप है, तो उसमें आपको पूरा यूक्रेन नज़र आ रहा है, ये कट से अल जज़ीरा हम दिखा रहे हैं, ये इसमें ये पूरा यूक्रेन का बहुत सा इलाका, ऊपर से दाएं ये ईस्टर्न यूक्रेन भी हाथ से चला गया है, और यूक्रेन का एक और इलाका जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, और उस पर मैं कल ज़रा डिटेल में बात करूँगा कि वो अगर यूक्रेन का इलाका चला जाता है तो सबसे ज़्यादा पहले या दूसरे नंबर पे लिथियम वहाँ पैदा हो रहा है। यूरोप को जो लिथियम की सप्लाई है वो यूक्रेन के उस इलाके से हो रही है। वो इलाका बड़ा स्ट्रेटेजिकली, तो जो भी उसकी अहमियत है, ये जो इलाका है यहाँ पर कल हम डिटेल में इस पर बात करेंगे कि यहाँ पे ज़खायर का क्या चक्कर है। ये यहाँ पे यूक्रेन के इस इलाके में यूरोप के लिथियम के सबसे बड़े ज़खायर हैं। अच्छा, तो मैं सिर्फ भी बात कह रहा हूँ कि अब ये नेतन्याहू ज़ाहिर खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे एक जो है वो अमेरिका में पीस की बात हो रही है, हमेशा से जैसे एक न्यू कॉर्न होते थे, एक हमेशा वो उस तरह से एक अमेरिका में जो है, और ये उलट है इस बार कि उनकी CIA के लोग कोशिश कर रहे थे मुकम्मल, CIA चीफ, लेकिन जाहिर है उनकी डीप स्टेट के बाकी जो भी मामलात किसी और ने, जैक सिल्वन क्या चाह रहे थे, तो ये मॉइस होस्टन बहुत संजीदगी से चाह रहे थे मुज़ाकरातों, ब्रेट मैकर्क, ये मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्व रहे हैं बड़े, इसकी कॉम्प्लेक्स समझते हैं,
वो सिंसियरली ये चाह रहे थे हकीकतन, और उसमें सऊदी अरब भी था, उसमें ईरान, उसमें बाकी कतर, तुर्की, सारे मुल्क। तो अब ये जो मामला आगे बिगड़ गया, और यहाँ से जो जहाज़ का फ्लाई होकर के वहाँ जाना है, जी। और वो जहाज़ मैंने आपसे बताया कि वो एक सिक्योर जहाज़ था, किसका था, कौन प्रोटेक्शन दे रहा था, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो ईरान अपना जहाज़ फ्लाई करके बैरूत दायरा के इन हालात में नहीं जा सकता। तो अब इसमें बाहर की पावर्स आ रही हैं, और वो प्रॉपर मैसेज है कि भाई एक मिनट, इसको अगर इसको यहीं पे आप रोकें, उसको नेतन्याहू को रोकें, सीज़ फायर करवाएं फौरी तौर पे। इसीलिए ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने दोबारा बात की है कि अभी तक हम वो सीज़ फायर माहदे पे जाने को तैयार हैं, और यही बात सऊदी अरेबिया ने की, और यही बात इजिप्ट में की, और यही बात कतर भी कर रहा है, और यही बात सारी दुनिया कर रही है कि अभी भी सीज़ फायर आप करके इसको ख़त्म, इसको इधर ही रोक दें। यानी वो जो हैं वो सैयद हसन नसरुल्लाह और लेकिन वो पर्सोना नॉन ग्रेटा, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दे दिया इसराइल ने, वो उनको नॉमिनेट कर दिया है नोबेल प्राइज़ के लिए, एंटोनियो गुतेरेस को। तो बात ये सारी कि ये इस तरह जो है ना, ये एक बड़ी अजीब, बहुत पेचीदा सूरत हाल है, और इस पेचीदा सी सूरत हाल में अच्छी खबर तो आज यही आई कि जयशंकर आ रहे हैं पाकिस्तान, और एससीओ का इजलास हो रहा है, लेकिन साथ ही उसके ये अफरा तफरी इंतशार फैला हुआ है, पॉलिटिकल लीडरशिप आ गया कि इसमें शहबाज शरीफ साहब, अब तो खैर देर हो गई, अब तो लड़ाइयाँ हो रही सड़कों पे, अब मैं क्या बात करूँगा इस वक्त, लेकिन ये है कि वो इसको अफ़ाम व तफ़हीम से अगर मसले को हल कर देते तो ये बेहतर था। अभी भी हम दुआ करते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो, क्योंकि ख़त्े के हालात ठीक नहीं। ये मैं आपको बताऊँगा कि वो ये घड़ियों, ये कैलेंडर्स में नहीं चल रहा अगले हफ्ते ये तारीख होगी, वो उसके समात होगी, ऐसे होगा, ये मिनट टू मिनट चेंज हो रहे हैं हालात। और लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मतलब जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, आपको विजुअल्स जा रहे हैं ना तो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है भाई इस्लामाबाद के अंदर। आप इसको संभालें इस सूरत हाल को, और यानी हमारी जो इक़्तिदार में लोग हैं वो संभालें इस सूरत हाल को, और इसको मामले को हल करें। और अगर गवर्नर रूल लगाते हैं, बाकी लोग, तो उससे क्या ख़त्म हो जाएगा, जो एक वो तो नहीं ख़त्म होगा। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई हल है, लेकिन ये कि साथ ही इस्लामाबाद के हालात को भी, यहाँ पे गाड़ियों को लोग ना तोड़ें, खुदा का वास्ता, ये लोगों को पत्थर ना मारें, सुरों को पुलिस भी ना मारे, पुलिस देखिए ना हर तरफ से फिर वो एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है तो हर तरफ से। तो ज़रा सबसे गुजारिश है कि इसको दुनिया के हालात देखें, और देखें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इस वक्त ये मुनासिब नहीं है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब।